कहानी की शुरुआत एक सुनसान शहर से होती है, जो शहर पूरी तरह तहस नहस हुआ पड़ा था। उस शहर में एक सुपरमार्केट था, जहां एक फैमिली बिल्कुल खामोशी से जरूरी सामान इकट्ठा कर रही होती है। वे इतने डरे हुए होते हैं कि आपस में बात तक नहीं करते, बस इशारों में ही कम्युनिकेट करते हैं। साफ था कि कोई ऐसी खतरनाक चीज थी जो उन्हें पूरी तरह चुप रहने पर मजबूर कर रही थी। इस फैमिली का लीडर जेम्स होता है और उसकी वाइफ का नाम एवलिन है। उनके साथ उनकी बड़ी बेटी रीगन होती है, जो बचपन से सुन नहीं सकती, और उनके दो बेटे मार्कस और बो भी होते हैं। बो सबसे छोटा होता है, इसलिए वह चीजों को पूरी तरह समझ नहीं पाता। तभी बो को एक टॉय रॉकेट दिखता है। जैसे ही वह उसे उठाने जाता है, रॉकेट उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं, लेकिन सही समय पर रीगन जल्दी से उसे पकड़ लेती है और आवाज होने से बचा लेती है। जेम्स इशारों में सबको समझाता है कि शाम होने वाली है और उन्हें जल्दी घर लौटना होगा, वरना खतरा बढ़ सकता है। तभी वो फिर से वही रॉकेट उठा लाता है। ये देखकर सब डर जाते हैं, क्योंकि वह बैटरी से चलने वाला टॉय था, जिसे ऑन करने पर आवाज आ सकती थी। जेम्स तुरंत उसके हाथ से रॉकेट लेकर उसकी बैटरी निकाल देता है और उसे टेबल पर रख देता है। इसके बाद सभी घर की ओर निकलते हैं, लेकिन वो उस रॉकेट को साथ ले जाने की जिद करता है। तब रीगन चुपके से बिना बैटरी वाला रॉकेट उसके हाथ में दे देती है, लेकिन रीगन जब नहीं देख रही होती है, वो उन बैटरीज को भी उठा लेता है। इसके बाद सभी लाइन बनाकर घर की तरफ चलने लगते हैं। रास्ते में हमें एक वीरान शहर दिखता है, जो कभी लोगों और गाड़ियों की आवाज से भरा रहता था, लेकिन अब पूरी तरह खामोश है। जेम्स और उसकी फैमिली नंगे पांव रेत पर चलते हैं ताकि कदमों की आवाज भी ना हो। बो रीगन के पीछे पीछे चलते हुए रॉकेट से खेल रहा होता है। तभी वह उसमें बैटरी लगाकर उसे ऑन कर देता है, जिससे उसमें म्यूजिक बजने लगता है। रीगन सुन नहीं सकती, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जेम्स और एवलिन आवाज सुनते ही घबरा जाते हैं। तभी अचानक जंगल से एक खतरनाक मॉन्स्टर तेज रफ्तार से बो की तरफ दौड़ता है। जेम्स उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मॉन्स्टर बो को उठाकर ले जाता है। इसके बाद कहानी एक साल आगे बढ़ती है। अब जेम्स और उसकी फैमिली इस डरावनी दुनिया में जीना सीख चुकी है। जेम्स ने अपने घर में एक रिसर्च रूम बना लिया है, जहां उसने इन मॉन्स्टर्स के बारे में काफी जानकारी जुटाई है। पता चलता है कि ये मॉन्स्टर्स पूरी तरह अंधे हैं, लेकिन उनकी सुनने की ताकत इंसानों से 100 गुना तेज है। वे हल्की से हल्की आवाज और वाइब्रेशन को भी दूर से पहचान लेते हैं। अगर कोई इंसान जरा सी भी आवाज करे तो ये तुरंत उसकी तरफ दौड़कर उसे खत्म कर देते हैं। इनकी स्किन इतनी मजबूत होती है कि गोली या कोई हथियार भी उन पर असर नहीं करता। दरअसल ये मॉन्स्टर्स एक मीटियर के जरिए स्पेस से धरती पर आए थे और कुछ ही समय में पूरी दुनिया में फैलकर लगभग सभी इंसानों को खत्म कर चुके थे। इन मॉन्स्टर्स से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, पूरी तरह शांत रहना। जेम्स और उसकी फैमिली ये बात अच्छे से समझ चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपनी सेफ्टी के पूरे इंतजाम कर लिए थे। जेम्स ने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगा दिए थे, ताकि किसी भी मॉन्स्टर की हलचल तुरंत पता चल सके। इसके अलावा उसने घर के अंदर खास रास्ते और निशान बनाए थे, जहां कदम रखने से आवाज न हो। साथ ही उसने एक अंडरग्राउंड बंकर भी बनाया था, जहां वह इन मॉन्स्टर्स पर रिसर्च करता था। उसे यह भी पता चल चुका था कि इस इलाके में कुल 3 मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। अब जेम्स उनकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वह रेडियो के जरिए पूरी दुनिया में हेल्प सिग्नल भी भेज रहा था, लेकिन अब तक किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाया था। इसी बीच पता चलता है कि एवलिन प्रेग्नेंट है और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बच्चा जब रोएगा तब आवाज मॉन्स्टर्स को आकर्षित कर सकती है। इसीलिए उन्होंने एक साउंड प्रूफ बॉक्स तैयार किया, जिसमें जरूरत पड़ने पर बच्चे को ऑक्सीजन मास्क के साथ रखा जा सके, ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए। इस खतरनाक दुनिया में हर वक्त तैयार रहना बहुत जरूरी था। लेकिन जेम्स की बेटी रीगन के लिए एक बड़ी समस्या थी। वह सुन नहीं सकती थी, इसलिए जेम्स उसकी मदद के लिए एक कोक्लियर हीरिंग एम्पलीफायर बनाता है और उसे देता है। शुरुआत में रीगन को लगता है कि यह भी पहले की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि जेम्स पहले भी कई डिवाइसेस बना चुका था जो फेल हो चुके थे। गुस्से में वह एम्पलीफायर को फेंक देती है, लेकिन जब वह उसे दोबारा टेस्ट करती है तो इस बार वह सही काम करता है। बाहर की आवाजें सुनते ही वह इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। इसी के साथ उसे अपने छोटे भाई बो की याद आती है। रीगन आज भी खुद को उसके मौत का जिम्मेदार मानती है। उसे लगता है कि अगर उसने उस दिन बो को टॉय रॉकेट नहीं दिया होता तो वह आज जिंदा होता। यही वजह थी कि वह अपने पिता के साथ काम करके खुद को साबित करना चाहती थी। इसलिए वह जेम्स के अंडरग्राउंड बंकर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स उसे रोक देता है। दरअसल वह अब रीगन पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से कोई आवाज ना हो जाए और सबकी जान खतरे में न पड़ जाए। अगले दिन जेम्स अपने बेटे मार्कस के साथ नदी पर मछली पकड़ने जाता है। रीगन भी उनके साथ जाना चाहती है और रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जेम्स मना कर देता है। वह उसे कहता है कि घर पर रहकर अपनी माँ का ख्याल रखे। ये बात रीगन को बहुत बुरी लगती है। उसे लगता है कि उसके पिता उसे प्यार नहीं करते। गुस्से में वह अपना बैग पैक करती है और घर छोड़कर निकल जाती है। वह उसी जगह पहुंचती है जहां उसके भाई बो को मॉन्स्टर ने मार दिया था।
वह उसी जगह के पास बैठकर रोने लगती है। दूसरी तरफ एवेलिन घर पर बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर बाद वह बेसमेंट से कपड़े धोकर उन्हें बोरी में भरकर बाहर ले जा रही होती है। तभी सीढ़ियों में लगा एक कील उस बोरी में फंसकर सीधा हो जाता है। वह नुकीला कील ठीक उसी जगह पर खड़ा था जहां पैर रखा जाता है, लेकिन एवेलिन की नजर उस पर नहीं पड़ती। उधर जेम्स और मार्कस नदी किनारे मछली पकड़ रहे होते हैं। कुछ देर बाद जेम्स अपने बेटे को एक झरने के पास ले जाता है और उसे समझाता है कि यहाँ वह आराम से बात कर सकता है, क्योंकि झरने की आवाज उनकी आवाज को छुपा देगी और मॉन्स्टर्स तक नहीं पहुंचेगी। इसके बाद दोनों खुलकर बातें करने लगते हैं। मार्कस जेम्स से पूछता है कि क्या वह रीगन को बो की मौत के लिए जिम्मेदार मानते हैं। इस पर जेम्स कहता है कि जो हुआ उसमें किसी की गलती नहीं थी, लेकिन मार्कस बताता है कि रीगन आज भी खुद को दोषी मानती है, इसलिए जेम्स को उसे सच्चाई बतानी चाहिए कि उसकी कोई गलती नहीं थी। इसी दौरान एवेलिन अपने बेटे की तस्वीर देखकर उसे याद करते हुए रो रही होती है। तभी अचानक उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है, यानी उसकी डिलीवरी का समय आ चुका था। वह जल्दी जल्दी बेसमेंट की ओर जाने लगती है, लेकिन सीढ़ियों से उतरते समय उसका पैर उसी नुकीले कील पर पड़ जाता है। दर्द से वह तड़प उठती है, लेकिन अपने मुंह से कोई आवाज नहीं निकालती। उसी वक्त उसके हाथ से फोटो फ्रेम गिर जाता है और तेज आवाज के साथ टूट जाता है। किसी तरह वह अपना पैर उस कील से निकालती है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। फिर भी वह खुद को संभाल कर बिना आवाज किए आगे बढ़ती है, क्योंकि उसे पता था कि जरा सी आवाज भी उसकी जान ले सकती है। वह लंगड़ाते हुए नीचे जाकर लाइट का स्विच ऑन करती है, जिससे बाहर रेड लाइट जल उठती है। इसके बाद वह ऊपर लौटने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक मॉन्स्टर पर पड़ती है जो उसके घर तक पहुंच चुका था। दरअसल फोटो फ्रेम गिरने की आवाज उसी मॉन्स्टर ने सुन ली थी। डर के मारे कांपती हुई एवेलिन दीवार के पीछे छुप जाती है। दूसरी तरफ जेम्स और मार्कस घर लौटते समय दूर से रेड लाइट देखकर समझ जाते हैं कि एवेलिन खतरे में है। जेम्स तुरंत घर की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर बेसमेंट में छिपी एवेलिन को मॉन्स्टर हर कोने में ढूंढ रहा था। तभी उसे एक टाइमर मिलता है। वह समझदारी दिखाते हुए उसमें कुछ सेकंड सेट करके उसे एक तरफ रख देती है और खुद दूसरी तरफ छुप जाती है। मॉन्स्टर हलचल महसूस करके धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ता है। एवेलिन के लिए स्थिति बहुत कठिन थी, एक तरफ लेबर पेन और दूसरी तरफ मौत का डर। फिर भी वह पूरी तरह शांत बनी रहती है। तभी टाइमर बज उठता है और आवाज सुनते ही मॉन्स्टर उस दिशा में दौड़ जाता है। मौका मिलते ही एवेलिन जल्दी से बेसमेंट से बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वह मेन डोर तक पहुंचती है, वह देखती है कि एक और मॉन्स्टर बाहर घूम रहा है, इसलिए वह वहीं दीवार के साथ छुप जाती है। उधर जेम्स मार्कस के साथ दूर से ये सब देख रहा होता है। वह समझ जाता है कि अगर वह सीधे घर गया तो एवेलिन को बचाने के बजाय दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि मॉन्स्टर्स को मारना लगभग नामुमकिन था। इसलिए वह अपने पहले से बनाए हुए प्लान को अपनाता है। जेम्स तुरंत मार्कस को टॉर्च देता है और उसे फ्लेयर रॉकेट चलाने के लिए कहता है, जिसे उन्होंने पहले ही घर से दूर एक जगह पर तैयार करके रखा था। इसके बाद मार्कस तेजी से रॉकेट्स की तरफ भागता है। दूसरी तरफ एवेलिन ऊपर वाले फ्लोर पर बने बाथरूम के बाथटब में पहुंच जाती है। वह दर्द से बुरी तरह परेशान थी और अब ज्यादा देर तक बच्चे को रोक पाना उसके लिए संभव नहीं था। जैसे ही वह बच्चे को जन्म देने वाली होती है, उसकी हल्की सिसकियों की आवाज सुनकर एक मॉन्स्टर बाथरूम के पास पहुंच जाता है। एवेलिन समझ जाती है कि अब बचना मुश्किल है। तभी उसी वक्त मार्कस फ्लेयर रॉकेट्स चला देता है, जिससे आसमान में तेज आवाज और रोशनी फैल जाती है। ये आवाज सुनते ही मॉन्स्टर एवेलिन को छोड़कर उस दिशा में भाग जाता है। उसी पल एवेलिन दर्द से जोर से चीखती है, लेकिन उसकी आवाज रॉकेट्स के शोर में दब जाती है। इन रॉकेट्स की रोशनी और आवाज रीगन भी दूर से देख लेती है और तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ती है। थोड़ी देर बाद जेम्स बंदूक लेकर घर के अंदर आता है। वह सीढ़ियों पर खून के निशान देखता है और उनका पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुंचता है। वहां बाथटब खून से भरा होता है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि एवेलिन शायद मारी जा चुकी है। वह दुख में वहीं बैठकर रोने लगता है। तभी शावर रूम के कांच पर किसी का हाथ दिखाई देता है। वह एवेलिन ही होती है, जिसने इतनी मुश्किल हालत में भी एक बच्चे को जन्म दे दिया था। उसे जिंदा देखकर जेम्स हैरान रह जाता है। अब बच्चे के रोने से पहले जेम्स तुरंत एवेलिन और न्यूबॉर्न को उठाकर अंडरग्राउंड रूम में ले जाता है, जहां उन्होंने पहले से साउंड प्रूफ बॉक्स तैयार किया था। लेकिन बेसमेंट में पहुंचने से पहले ही बच्चा रोने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर मॉन्स्टर फिर उनकी तरफ आने लगता है। जेम्स जल्दी से अंदर जाकर दरवाजे को एक मोटे मैट्रेस से ढक देता है। फिर वह बच्चे के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे उस बॉक्स में बंद कर देता है, जिससे उसकी आवाज बाहर नहीं जाती। इसके बाद ही दोनों राहत की सांस लेते हैं। जेम्स एवेलिन से कहता है कि वह अब इन क्रीचर्स की कमजोरी समझ चुका है
और जल्द ही ऐसा तरीका ढूंढ लेगा जिससे ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दूसरी तरफ रीगन घर लौट रही होती है। रास्ते में उसे खेतों के बीच एक लाइट दिखाई देती है। वह उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि एक मॉन्स्टर उसकी आहट सुनकर उसके पीछे पीछे आ रहा है। जैसे ही मॉन्स्टर उसके पास पहुंचने वाला होता है, तभी अचानक रीगन के ईयर डिवाइस से एक तेज और नुकीली फ्रीक्वेंसी निकलने लगती है। इस आवाज से मॉन्स्टर तड़पने लगता है, जैसे कोई तेज चीज उसके कानों में चुभ रही हो। वह इस आवाज को सह नहीं पाता और तुरंत वहां से भाग जाता है। हालांकि ये आवाज रीगन को भी परेशान करती है, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर दूर जाता है उसे राहत मिलती है। फिर भी उसे समझ नहीं आता कि उसके डिवाइस ने ऐसा क्यों किया। वह आगे बढ़कर उस लाइट के पास पहुंचती है और देखती है कि वह एक टॉर्च है। जैसे ही वह उसे उठाने लगती है, कोई अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। वह मार्कस होता है, जो डर के मारे वहां छिपा हुआ था। अपनी बहन को देखकर मार्कस शांत हो जाता है और बताता है कि उसने उसे दूर से देखा था और उसके पीछे मॉन्स्टर भी था, लेकिन वह अचानक भाग गया। यह सुनकर रीगन डर जाती है, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था। उधर एवेलिन अपने बच्चों को लेकर चिंतित होती है और जेम्स से कहती है कि कहीं मॉन्स्टर ने उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया। वह जेम्स से बच्चों को ढूंढने के लिए कहती है। इसके बाद जेम्स अपनी वाइफ और न्यूबॉर्न बेबी को अंडरग्राउंड रूम में सुरक्षित छोड़कर बाहर निकलता है और आसपास के इलाके में खतरे को जांचने लगता है। लेकिन अब वह मॉन्स्टर वहां से जा चुका था। हालांकि वह पूरे घर को बुरी तरह तबाह कर गया था। इसी दौरान एक पानी का पाइप भी टूट गया, जिससे पानी सीधा अंडरग्राउंड रूम में भरने लगा। लेकिन जेम्स का ध्यान इस तरफ नहीं गया और वह अपने बच्चों को ढूंढने खेतों की ओर निकल पड़ा। उधर मार्कस और रीगन अनाज से भरी टंकी के ऊपर छिपे हुए थे। उन्होंने आग जला दी ताकि उसका धुआं और रोशनी देखकर जेम्स उनकी लोकेशन समझ सके। दूसरी तरफ जेम्स भी अपने बच्चों को हर जगह ढूंढ रहा था। इसी बीच बेसमेंट में पानी के शोर से एवेलिन की आंख खुल जाती है। वह देखती है कि पूरा बेसमेंट पानी से भर चुका है और ऊपर से झरने की तरह पानी अंदर आ रहा है। तभी उसकी नजर बेबी के बॉक्स पर पड़ती है, जो खुला हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तभी उसे सामने एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। उसे देखकर वह घबरा जाती है और सोचती है कि शायद मॉन्स्टर ने उसके बच्चे को खा लिया, क्योंकि वह बॉक्स को देख तो पा रही थी, लेकिन इतनी दूरी पर होने की वजह से अंदर का कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। डर के बावजूद वह धीरे धीरे बॉक्स की तरफ बढ़ती है। इसी दौरान मॉन्स्टर भी पानी में उतर आता है। लेकिन जब एवेलिन पास पहुंचती है तो देखती है कि उसका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। खुशकिस्मती से उसने रोना शुरू नहीं किया था, इसलिए उसकी जान बच गई। वह तुरंत बच्चे को उठाकर एक कोने में खामोशी से खड़ी हो जाती है। लेकिन मॉन्स्टर अभी भी वहीं आसपास मंडरा रहा था। अगर जरा सी भी आवाज होती तो सब खत्म हो सकता था। दूसरी तरफ रीगन और मार्कस अपने पिता का इंतजार करते करते थक चुके थे। रीगन को लगने लगता है कि उनके पिता अब उन्हें बचाने नहीं आएंगे, इसलिए वह अकेले ही घर लौटने का फैसला करती है। लेकिन मार्कस को अपने पिता पर पूरा भरोसा था। वह उसे रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही मार्कस आगे बढ़ता है, अनाज की टंकी का ढक्कन खुल जाता है और वह अंदर गिर जाता है। गिरते वक्त उसके मुंह से आवाज निकल जाती है, जिसे सुनकर वही मॉन्स्टर तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है, जो पहले एवेलिन के आसपास था। इस तरह एवेलिन तो बच जाती है, लेकिन अब मार्कस खतरे में पड़ जाता है। टंकी के अंदर अनाज दलदल की तरह था, जिसमें मार्कस जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही नीचे धंसता जाता। ये देखकर रीगन तुरंत टंकी का दरवाजा तोड़ती है और अंदर कूद जाती है। जैसे ही मार्कस डूबने वाला होता है, वह उसे पकड़कर बाहर खींच लेती है। फिर दोनों दरवाजे के ऊपर बैठ जाते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। लेकिन उनकी इस हलचल को मॉन्स्टर सुन चुका था और वह तेजी से टंकी की ओर बढ़ने लगता है। जेम्स भी दूर से उसे टंकी की तरफ जाते देख समझ जाता है कि उसके बच्चे वहीं हैं। अगले ही पल मॉन्स्टर टंकी के अंदर कूद पड़ता है। वह दोनों पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक रीगन के ईयर डिवाइस से फिर वही तेज और चुभने वाली फ्रीक्वेंसी निकलने लगती है। इस आवाज से मॉन्स्टर बुरी तरह तड़प उठता है और बिना हमला किए वहां से भाग जाता है। इस तरह रीगन और मार्कस मौत के मुंह से बच निकलते हैं और टंकी से बाहर आ जाते हैं। तभी जेम्स भी वहां पहुंच जाता है और अपने बच्चों को सही सलामत देखकर राहत की सांस लेता है। इस दौरान एवेलिन ये सब कुछ सीसीटीवी रूम से देख रही होती है। तभी जेम्स को एहसास होता है कि मॉन्स्टर अभी भी आसपास ही मौजूद है। वह तुरंत बच्चों को सामने खड़ी गाड़ी की तरफ भेज देता है और खुद एक कुल्हाड़ी लेकर इधर उधर देखने लगता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर उसके ठीक ऊपर था। जैसे ही जेम्स पीछे मुड़ता है, मॉन्स्टर उसे जोर से मारकर दूर फेंक देता है। अपने पिता को घायल देखकर मार्कस घबराकर उसे आवाज देने लगता है। उसकी आवाज सुनकर मॉन्स्टर को उसकी लोकेशन का भी पता चल जाता है और वह अब मार्कस और रीगन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी रीगन के ईयर डिवाइस से फिर से वही तेज फ्रीक्वेंसी निकलने लगती है। ये आवाज रीगन को भी चुभती है, इसलिए वह जल्दी से अपनी मशीन को बंद कर देती है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि वही फ्रीक्वेंसी उस मॉन्स्टर की असली कमजोरी थी। जैसे ही मशीन बंद होती है, मॉन्स्टर तुरंत कार पर झपटता है और मार्कस तक पहुंचने की कोशिश करता है।
उसी समय जेम्स को होश आ जाता है। वह समझ जाता है कि वह सीधे लड़कर इस क्रीचर को नहीं हरा सकता, इसलिए वह एक आखिरी फैसला लेता है। वह रीगन को इशारों में बताता है कि वह उसे बहुत प्यार करता है और उसने कभी भी बो की मौत के लिए उसे दोषी नहीं माना। साथ ही वह उसे भरोसा दिलाता है कि उसके रहते उसे कुछ नहीं होगा। इसके बाद जेम्स जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर मॉन्स्टर तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है और एक ही पल में उसे मार देता है। अपने पिता को इस तरह मरते देख रीगन पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि वह गलत थी। उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे। जेम्स की मौत के बाद मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एवलिन यह सब सीसीटीवी में देख रही होती है। उसी समय रेगन गाड़ी चलाकर मार्कस के साथ घर पहुंचती है। एवलिन अपने बच्चों को सही सलामत देखकर उन्हें गले लगा लेती है, लेकिन तभी वह देखती है कि मॉन्स्टर फिर से उनकी तरफ आ रहा है। सभी जल्दी से घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर मार्कस और रीगन अपने छोटे भाई को देखते हैं। वहीं रीगन को यह भी एहसास होता है कि उसके पिता ने उसके कोक्लियर इम्प्लांट के लिए कितनी मेहनत की थी। अब वह उन्हें बहुत याद करने लगती है। कुछ ही देर में मॉन्स्टर घर के अंदर घुस आता है। एवलिन बंदूक लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। हालांकि उसे पता था कि उसकी गोली उस मॉन्स्टर की मजबूत स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब उन्हें अपनी मौत सामने नजर आने लगती है। लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक रीगन के कान में दर्द होने लगता है। साथ ही वह देखती है कि मॉन्स्टर भी उसी वक्त तड़पने लगता है। तभी रीगन को समझ आता है कि उसके ईयर डिवाइस और मॉन्स्टर के बीच कोई कनेक्शन है। उसे अपने पिता की रिसर्च याद आती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके डिवाइस से निकलने वाली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड ही मॉन्स्टर की असली कमजोरी है। अब रीगन को पूरी बात समझ आ जाती है। जब भी ये साउंड निकलती थी, मॉन्स्टर दर्द से भाग जाता था। तुरंत वह अपने ईयर मशीन की पावर बढ़ा देती है, जिससे और भी तेज फ्रीक्वेंसी निकलने लगती है। उस आवाज से मॉन्स्टर बुरी तरह तड़पने लगता है और कमजोर पड़ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह हाई फ्रीक्वेंसी साउंड उस मॉन्स्टर के पूरे शरीर में सुइयों की तरह चुभ रही हो। यह देखकर रेगन की माँ एवलिन भी समझ जाती है कि यह सब उस ईयर मशीन की वजह से हो रहा है। लेकिन पावर बढ़ाने के कारण रेगन के कानों में भी दर्द बढ़ने लगता है, इसलिए वह समझदारी दिखाते हुए उस डिवाइस को पास रखे माइक्रोफोन से कनेक्ट कर देती है, जिससे वह फ्रीक्वेंसी और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। अब मॉन्स्टर की हालत और भी खराब हो जाती है। दर्द से तड़पते हुए उसकी खोपड़ी पर मौजूद आर्मर धीरे धीरे खुलने लगता है। जैसे ही उसका असली चेहरा सामने आता है, एवलिन बिना देर किए शॉटगन से सीधे उसके मुंह पर फायर कर देती है। गोली लगते ही उसकी खोपड़ी तरबूज की तरह फट जाती है और आखिरकार वह मॉन्स्टर मारा जाता है। हालांकि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उस गोली की आवाज सुनकर आसपास मौजूद बाकी दो मॉन्स्टर्स भी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब एवलिन और रीगन को उनकी कमजोरी पता चल चुकी थी, इसलिए रीगन तुरंत माइक्रोफोन का वॉल्यूम पूरी तरह बढ़ा देती है और एवलिन बंदूक लेकर अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही सर्वाइवल सीरीज आप इधर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।